ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा जी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज जो है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें दोनों चीजें पढ़नी है। एक तो कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसमें कुछ हम हार्डवेयर एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा देखेंगे और ताकि हमें समझ में आ जाए हार्डवेयर एस्पेक्ट्स। फिर हम टोटली असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू का जो एक चैप्टर है वो थोड़ा हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करके वहां पर बात करेंगे, ताकि हमें मैनुअली समझ में आ जाए चीजें काम कैसे करती हैं। कोडिंग से बड़ा ताल्लुक है इसका, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको समझ में नहीं आई, कोडिंग भी समझ में नहीं आएगी। जो आप कह रहे हो ना लैब में कोडिंग का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा, फिर आपको इसका जो है ना कनेक्शन बनेगा कोड के साथ। इसका कनेक्शन भी कोड के साथ बनेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली इसी के बारे में बात होगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर, और उसको आप देखिएगा, ठीक है ना। इसमें ये क्या क्या चीजें हैं उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स के बारे में चीजें देख लेते हैं। अच्छा जी, मोस्ट डिपेंडेंट ऑन माय लेक्चर्स। तो आपको आपका जो ये कोर्स है ना, ये ज्यादातर मेरे लेक्चर्स पे डिपेंडेंट होगा। तो कोशिश आपने यही करनी है, जो मेरे लेक्चर्स हैं देखो, उसी में से कोई जो है ना पेपर बनेगा, मिड टर्म का, फाइनल का, असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट, सारी चीजें बेस कर रही होंगी लेक्चर के ऊपर। तो लेक्चर्स पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो लेक्चर में बहुत फोकस करना है, और उसके अंदर मैं आपको भी से बता रहा हूँ, बहुत मतलब चीजें आसान है लेकिन बारीकियां बहुत है। तो छोटी छोटी बातें जो है ना उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो वो जब आप समझ लेंगे तो फिर एक मरतबा यूज टू हो जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर आपके लिए सारी चीजें आगे भी आसान हो जाएंगी। लेकिन उनको समझना और बहुत जरूरी है, ये तो इसलिए लेक्चर्स के ऊपर बड़ा फोकस करना है। मेरे लेक्चर्स के ऊपर बड़ा फोकस करें, और चीजें आप मुझसे जरूर पूछ लें जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, ये आपको इस कोर्स के लिए दायरे आपको बेसिक, आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले काम किया हुआ और यकीनन किया हुआ होगा, सी शार्प पे या किसी भी, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या क्या है, ठीक है। और जो मोस्ट इसके जो फीचर्स हैं, इफ देन एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये तो आपको सब पता है ना बातें। आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं अभी तक कीट में आने के बाद, जो आपको पढ़ाई गई है कीट में? एक तो सी शार्प मेरे ख्याल में सबने पढ़ लिया होगा। सी शार्प है, पाइथन है, एसक्यूएल। एसक्यूएल की जरूरत तो खैर नहीं है, पाइथन भी सही है, सी शार्प भी सही है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा हुआ है, सी शार्प और पाइथन सही है। मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हो गया है, तो वो काफी है इस कोर्स के लिए। नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स बट सिंपलेस्ट वन। ये डिफिकल्ट नहीं है, लोग इसको बहुत समझते हैं कि भाई असेंबली बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट होने की वजह से हम इसकी सिंपलिसिटी जब समझ जाएंगे ना, असेंबली लैंग्वेज की आपको सिंपलिसिटी समझ में आ गई, सादगी, सिंपलिसिटी का मतलब सादगी, सादगी जो है, तो वो सादगी समझ में आ जाएगी, तो आपको इसको समझ में आना शुरू हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज में काम कैसे किया जाता है। इसकी एक मिसाल ऐसे दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, अब छोटा बच्चे को समझाना कोई बात कहते हैं बड़ा मुश्किल है, तो क्या छोटा बच्चा मुश्किल होता है? छोटा बच्चा तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लेवल पे जाके उसको समझाना होता है, ठीक है ना। 4-5 साल का बच्चा है, अब आप उसको, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अब उसको आपको कोई बात समझानी है, तो उसके लेवल पे जाके वो बात समझाओगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है।
अपने लेवल से बात करोगे उसको समझ में नहीं आएगी, तो उसके लेवल पे जाना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इस कोर्स में भी यही है कि आप जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लेवल को समझो। जब तक आप असेंबली लैंग्वेज के लेवल को नहीं समझोगे, आप असेंबली लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसकी जो सिंप्लिसिटी है ना, असेंबली लैंग्वेज में देखो आम लैंग्वेजेस में और इसमें फ़र्क है। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या फ़र्क है, लेकिन जैसे आम लैंग्वेजेस में हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, इसमें हर चीज़ रेडीमेड नहीं होगी, बल्कि आपको खुद बनानी पड़ेगी। इरवाइन की लाइब्रेरी तो हम यूज़ करेंगे ही, जिसके अंदर रेडीमेड चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीकों से सिखाऊँगा, रेडीमेड तरीके से काम करना भी सिखा दूँगा, और जो रेडीमेड, क्योंकि इरवाइन की लाइब्रेरी तो सिर्फ़ इसलिए बनाई है ताकि आप इसके अंदर बड़े-बड़े प्रोग्राम बना लो, अपना प्रोजेक्ट बना लो, वरना होता क्या है कि वो आप बना ही नहीं सकोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इरवाइन की लाइब्रेरी ने उसको आसान कर दिया। तो वो तो आप यूज़ कर ही लोगे, लेकिन इरवाइन के बगैर भी काम करने का जो है आपको आना चाहिए, वो आपको सिखाएँगे इंशाल्लाह, और कोर्स में सवाल भी ऐसे ही आएँगे। इरवाइन की लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताया आपको पहली क्लास में? इरवाइन की लाइब्रेरी के बारे में? इंस्टॉलेशन के वक़्त इरवाइन की लाइब्रेरी के बाद इंस्टॉल करवाई थी आपको? इरवाइन की लाइब्रेरी, इरवाइन का प्रोजेक्ट डाउनलोड करके उसको आपने कुछ इंस्टॉल किया था? कल जो लैब हुई है आपकी? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चैट पे कर दें। इरवाइन इरवाइन में आपको लिख के देता हूँ, स्पेलिंग इसकी ये है इरवाइन। इसके बारे में कुछ बात हुई थी, इरवाइन की लाइब्रेरी के बारे में? हाँ, तो ये जो है ना, इसके अंदर रेडीमेड पूरा टाइम म्यूट थे। म्यूट का मतलब क्या, मतलब उनकी आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, आपको माइक अलाउ नहीं किया गया था, सही है। अच्छा, देखो इरवाइन की लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ। इरवाइन इसमें इरवाइन जो है ना, वो बुक के ऑथर है, जो बुक मैंने आपको दी है ना अभी, पीडीएफ असेंबली लैंग्वेज, उसके ऑथर का नाम है इरवाइन, किप इरवाइन नाम है उनका। उन्होंने पूरा ना असेंबली लैंग्वेज के कोड को सही तरीके से, मतलब सब आसानी से यूज करने के लिए बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन बना दिए, और वो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना के रख दी है। उसको आप डाउनलोड करके अपनी विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट के साथ इसको एम्बेड कर लोगे, तो आप इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकोगे। तो उसका फायदा ये होगा कि आपको मतलब जो है वो शुरू के अंदर, मतलब जो है ऐसे प्रोग्राम जो आप सी शार्प पे बनाते हो, इस तरह के प्रोग्राम आप बना सकते हो विजुअल स्टूडियो इस पे, असेंबली पे भी। अगर आप लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है? तो रेडीमेड फंक्शन इसलिए उन्होंने बना के रख दिए हैं इरवाइन के, ताकि आप उसको जो है ना असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो आपको बनाने नहीं पड़े, और उसको बनाए बगैर आपका काम हो जाए। हाँ, मैं समझ में आ गया, मैं उनसे बात भी करूंगा फाहद से, लेकिन ये है कि इरवाइन की लाइब्रेरी के बारे में आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भी हम और डिटेल में आगे भी बताऊंगा आपको जब हम कोड पे टच करेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज दैट द रियल कंप्यूटर कैन बी सो सिंपल, ठीक है? हमें अच्छा, हम समझते हैं कि कंप्यूटर बड़ी ज़रा डिफिकल्ट चीज़ है, अंदर पता नहीं कैसे काम हो रहा होगा, माइक्रो प्रोसेसर रैम के अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन बहुत छोटे लेवल का काम होता है, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर में, रैम में जो काम हो रहा होता है वो बहुत सिंपल लेवल का हो रहा होता है। उस सिंप्लिसिटी को समझना है, क्योंकि हमें माइक्रो प्रोसेसर में कैसे काम होता है, रैम में कैसे काम होता है, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ें समझ में आ गई हमें, तो फिर हमें एक्चुअली पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो इंशाल्लाह वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसी के बारे में बात होगी डिटेल में। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग gives a free hand exposure to the computer and lets the programmer talk with its, ठीक है? तो
यानी कि एक तरह से आपको देखो, अभी तक आपने जो सी शार्प पे, पाइथन पे काम किया है, उसमें आपने माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके काम किया है क्या? यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, उसमें कोई चीज़ रखवाई है? ऐसा काम तो नहीं किया होगा अभी तक आपने। कि सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके किसी चीज़ को रखवाना या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके किसी चीज़ को एक्सेस करना। ऐसा काम तो अभी अभी तक आपने ना सी शार्प पे किया होगा, ना पाइथन पे किया होगा। असेंबली में आप कर लोगे। असेंबली में आप कर लोगे कि आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके वहां पर उस लेवल पे जाके काम करोगे, ठीक है? यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर को आप टच करोगे। ये काम आप ना सी शार्प पे करते हो, ना सैम उसमें करते हो, पाइथन। तो ये आपके लिए जो है वो एक नई चीज होगी, एक नया एक्सपोजर होगा, ठीक है? और यही इसका पावर है, असेंबली लैंग्वेज की यही पावर है कि आपको वो चीजों को एक्सेस करने को देता है असेंबली लैंग्वेज, जो कि आम लैंग्वेजेस जो है आप नहीं पहुंचते उस पर। तो और इससे फिर आपको समझ में आएगा इंटरनल काम कैसे हो रहा है, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, वो जब भी समझ में आएगा ना, जब आप माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करोगे कोडिंग के जरिए। कोडिंग के जरिए माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करो। इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आपको जो इंटरनल लेवल का जो काम है ना, वो इंटरनल लेवल पे काम कैसे करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो इस कोर्स को इसलिए रखा गया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करेंगे और आपको सब चीजें समझ में आएंगी, जो चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, आपकी जो लैब हुई थी ऑनलाइन लैब हुई थी? अच्छा, ये आपको बुलाया नहीं होगा ना यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है? खैर, कम से कम आपकी लैब्स तो खुली जाएंगी फरवरी से, लैब तो खुली जाएंगी। अच्छा, पीएससी कोड में रिटन इन असेंबली व्हिच आईडी डिड यू दे यूज? दे डिड नॉट नीड इरवाइन। इरवाइन को उन्होंने नहीं, इरवाइन असल में वो इरवाइन आईडी नहीं है, इरवाइन की तो लाइब्रेरी है। इसको एक बार ऐड कर देते हैं, जैसे आपने लिखते नहीं हो सी शार्प में कुछ, आप क्लासेस को इंक्लूड कर लेते हो, या इस तरह इरवाइन की लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाती है, बस उसके फिर फंक्शन कॉल करने होते हैं। तो ये वो आईडी नहीं है इरवाइन, आईडी तो आपको विजुअल स्टूडियो है। अच्छा, इस कोर्स के बारे में, टू कवर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, आईबीएम पीसी बेस्ड ऑन इंटेल आर्किटेक्चर विल बी यूज्ड एज एन एग्जांपल। अच्छा, इसके अंदर ज़ाहिर है प्रैक्टिकली हम ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी मैक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, हम देखते हैं। अभी अभी आपकी पहली लैब हुई है, उमर बता रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन आपका आप लैब में जो टास्क हो रहे हो ना, उनको परफॉर्म जरूर करें। समझ में अगर आपको नहीं भी आ रहा तभी परफॉर्म जरूर करें। समझाने का काम इंशाल्लाह काफी सारा जो है मैं अपनी थ्योरी में कर दूंगा, आपको कोडिंग के लेवल की सारी चीजें समझ में आएंगी। मेरी स्लाइड्स में सारी कोडिंग होगी आगे सेकंड चैप्टर से। अच्छा, ये इस कोर्स के बारे में हम ज़ाहिर है किसी एक माइक्रो प्रोसेसर को तो हमने लेना ही है ना, एक माइक्रो प्रोसेसर को हमने लेना ही है, क्योंकि हमने माइक्रो प्रोसेसर पे हम काम कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब हम बात कर रहे हैं तो हम लेंगे इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? आईबीएम पीसीज के अंदर जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना, इंटेल कोर i5, कोर i7, कोर आई जो भी चल रहा है आजकल, तो वो इंटेल का जो बेसिक आर्किटेक्चर है ना, उसी को फोकस करके उसी के ऊपर सारा कोडिंग करेंगे। कोडिंग हम करेंगे इंटेल के लिए, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर के लिए कोडिंग होगी सारी। देखो, मैं आपको आपको बात बता दूं, कोडिंग जो है ना हर माइक्रो प्रोसेसर की डिफरेंट होती है। अगर आप मोटोरोला का प्रोसेसर लोगे, उसकी कोडिंग डिफरेंट है, ठीक है? किसी भी और कंपनी का, अगर आप एथलॉन का प्रोसेसर लोगे, उसकी कोडिंग डिफरेंट है। इंटेल का प्रोसेसर, इसकी कोडिंग, क्योंकि हर प्रोसेसर के अंदर जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि हर प्रोसेसर के अंदर किस चीज को किस नाम से पुकारा जाता है, वो डिफरेंट है। तो जब आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हो तो जाहिर है फिर आपको उसी माइक्रो प्रोसेसर की नोमेनक्लेचर को यूज करना होता है। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हम इंटेल को फोकस करेंगे, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर को फोकस करेंगे।
ठीक है, जो ज्यादातर हम लोग यही यूज कर रहे हैं, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर ही ज्यादातर हम सब लोग यही यूज कर रहे हैं, तो हमें समझ में भी आ जाएगा, कोडिंग करने में भी आसानी होगी और समझ में भी आ जाएगा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली काम कैसे करता है। अच्छा, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स यू शुड नो बेसिक डिजिटल लॉजिक ऑपरेशन। ये आप तो आपने पढ़े होंगे ना, एंड और नॉट, ये तो सारे आपने लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं ना, ये एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे, ये क्या होते हैं, कैसे काम, आपने पढ़ा होगा ये। अच्छा, इसके अलावा जो है अब बाइनरी नंबर्स के बारे में जो है, हाँ डीएलडी में आपने पढ़ा है बिल्कुल। इसमें बाइनरी नंबर्स में आप, बाइनरी नंबर्स के बारे में आपको जो है ना आइडिया होना चाहिए। वैसे तो हम पहले चैप्टर के अंदर इसको कवर करेंगे, बाइनरी नंबर्स और उनकी अर्थमेटिक, यानी कि बाइनरी नंबर में एडिशन कैसे होती है, बाइनरी नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, बाइनरी नंबर में डिवीजन कैसे होती है, और मल्टीप्लिकेशन और मुख्तलिफ जो बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो वो उनकी अर्थमेटिक आपको कुछ तो आपको काफी हद तक आती होगी, डीएलडी वगैरह में आपने सीखी है, लेकिन हम पहले चैप्टर में इसका ओवरव्यू भी लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसके अंदर यूज्ड टू हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि सारा काम जो है ना एक्चुअली बैकग्राउंड में बाइनरी नंबर्स पे ही हो रहा होता है, माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी नंबर्स पे ही काम करता है, ठीक है, तो बैकग्राउंड के अंदर बाइनरी नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, तो बाइनरी नंबर्स की अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए ताकि चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ सके। और बाकी इतना खास इसके अलावा कोई और कोई ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लिए जरूरी हो। बस आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपने काम कर ही लिया है, सी शार्प पे, पाइथन पे तो आपको पता ही है इफ एंड नॉट, सॉरी इफ क्या होता है, व्हाइल का लूप, फॉर का लूप, ठीक है ना, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, और ये जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको पता ही है, तो वो चीजें तो मतलब हम यूज भी करेंगे इसके अंदर। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि हम इस कोर्स के जरिए आपको कहीं पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पाइथन पे काम नहीं किया, सी शार्प पे तो किया है ना, उमर सिद्दीकी कह रहा है पाइथन पे काम नहीं किया, कोई बात नहीं, सी शार्प पे तो किया है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किए करना काफी है बस, ताकि समझ में आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कम से कम ये ना हो कि आप पहली मर्तबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द बेसिक ऑपरेशन। इसमें आपका इंटरनली काम कैसे होता है, ठीक है, इंटरनली काम कैसे होता है, बैकग्राउंड में प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैसे काम होता है, ये काम आपको सारे समझ में आ जाएंगे और ये आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको कंप्यूटर की इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो समझ में आ जाए। देखो अभी तो आप फोर का लूप लिख लेते हो, ठीक है ना, सी शार्प में फोर का लूप लिख लिया, वाइल का लूप बना के लिख लिया, फोर का लूप बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, वाइल का लूप बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, इफ एल्स बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, ये नहीं पता आपको। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपना फोर का लूप बनाओगे। एक तो आप सी शार्प का फोर का लूप यूज करते हो ना, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फोर का लूप यूज नहीं करोगे, बल्कि आप अपने फोर का लूप खुद बनाओगे, अपना वाइल का लूप खुद बनाओगे, ठीक है, यानी कि वाइल का लूप की जो कोडिंग हुई हुई है बैकग्राउंड में आपको नहीं पता क्या है, आप उसकी कोडिंग करके अपना वाइल का लूप, अपना फोर का लूप, अपनी इफ एल्स कंडीशन, ये सारी चीजें आप खुद बनाओगे। एक तरह से आप यूं समझ लो, आप एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की आपके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि आपको इंटरनल कम्युनिकेशन के हवाले से काफी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक सब्जेक्ट आएगा आगे, उससे पहले ये पढ़ाया जाता है ताकि आपको कम से कम हार्डवेयर के बैकग्राउंड की नॉलेज पूरी हो और इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होती है कंप्यूटर की वो आपको पता हो। यू कुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कंप्यूटर सोचता कैसे, कंप्यूटर सोचता कैसे, उसका एक तो है कि हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, लेकिन एक ये है कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, उसकी साइकी क्या है,
तो उसकी साइकोलॉजी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी इस कोर्स को पढ़ने के बाद। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप। You will understand the limitations and its capabilities। यानी कि कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन है, ये हम समझते हैं कंप्यूटर सारे काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर की आपको लिमिटेशन समझ में आएगी, कंप्यूटर कौन से काम कर सकता है और कंप्यूटर कौन से काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो किस हद तक जा सकता है, माइक्रो प्रोसेसर किस हद तक जा सकता है, कहाँ जाके माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के बस से बाहर है, कौन सी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के बस के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इस कोर्स को पढ़ने के बाद, कि कम से कम आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से काम कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता। अभी तो आपको आइडिया नहीं है, अभी आप समझते हो कंप्यूटर सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर मतलब क्या, कंप्यूटर का मतलब है सीपीयू, अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वही है ना कंप्यूटर, आप उसी को तो कंप्यूटर कह रहे हो। सीपीयू के साथ रैम की कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि क्या कैपेबिलिटीज है, अभी इसको आपको इसका आइडिया नहीं है। इस कोर्स में इसका आइडिया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, योर लॉजिक विल बिकम फाइन ग्रेड। फाइन ग्रेड का मतलब क्या है, आप बारीकी में सोचना शुरू कर दो। अभी तो आप होता क्या है, आप चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती है, आपको ये नहीं पता होता बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि आप समझते हो कि मैं हर तरह की कोडिंग कर लूंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कंप्यूटर के अंदर हर तरह की कोडिंग किस हद तक आप जा सकते हो, किस हद तक आप काम कर सकते हो, ये चीजें आपको नहीं पता होती। तो जब आप ये कोर्स पढ़ लोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कि जो है आप ये बता सकोगे भाई ये चीजें पॉसिबल हैं, ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और माइक्रो प्रोसेसर से कौन कौन से काम कराए जा सकते हैं, कौन से काम नहीं कराए जा सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप अच्छी कोडिंग भी कर सकते हो। सी शार्प में भी आप अच्छी कोडिंग कर सकोगे अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर ये समझ में आ रहा हो माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली काम कैसे करता है, क्योंकि आपको फिर अपनी कोडिंग में समझ में आ जाएगा कि मेरी कोडिंग के अंदर क्या चीज ऐसी मैं कर रहा हूँ जो कि माइक्रो प्रोसेसर जिसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को मसरूफ कर लेगा, यानी बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। तो आप उन चीजों से बचोगे, आप उन चीजों पे फोकस करोगे जिसके अंदर आपकी माइक्रो प्रोसेसर की एफिशिएंसी अच्छी रहे। तो बैकग्राउंड की नॉलेज होने की वजह से ये फायदा होगा कि आपका कोड भी जो है अच्छा हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे होगे, वो कोड भी आपका बेहतर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, अगर आपको बैकग्राउंड की सारी नो हाउ हो। अच्छा जी, लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है, ठीक है। यहाँ आप देखो लैंग्वेजेस का ढेर लगा हुआ है, ये स्लाइड में मैंने दिखाया है, पर्ल, पीएचपी, पाइथन, ये वो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको, बहुत सारी तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, जैसे कि फोर्ट्रॉन है, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, मेरे ख्याल में पर्ल भी अब नहीं चल रही, और प्रोलॉग भी मुश्किल ही यूज हो रही है, कोबोल खत्म हो चुकी है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है इसमें तो चल रही है, जैसे सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, या जो भी है। तो अब आप कौन सी अच्छा, इन सब की ये सारी लैंग्वेजेस मौजूद है, सवाल ये है why should learn assembly language in the presence of C++, Java, C Sharp, Python, इन सब के वो मौजूद होते हुए ये सारी लैंग्वेजेस मौजूद है, इनकी मौजूदगी में असेंबली लैंग्वेज पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जरूरत है कि असेंबली लैंग्वेज और आम लैंग्वेजेस में फर्क है। हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेजेस है ना, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियरर टू प्रोग्रामर एंड फार फ्रॉम मशीन, ये मशीन से दूर है। ये सारी लैंग्वेजेस डिजाइन की गई हैं कि जो ह्यूमन है, यूजर है, वो उसको आराम से समझ सके, आराम से कोडिंग कर सके, ठीक है। पाइथन पे इन पे आप आराम से कोडिंग कर सकते हो, ये आपकी ह्यूमन की साइकोलॉजी को सामने रख के ह्यूमन के लिए आसानी करके बनाई गई है। ये मशीन से दूर है, क्योंकि मशीन से चीजों को कन्वर्ट करके काफी हद तक उसको जो है ना मॉडिफाई करके आपके सामने आसान इंटरफेस लाया जाता है, और आपको पता नहीं चल रहा होता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो इसलिए मशीन से दूर होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, लेकिन प्रोग्रामर के करीब होती है, नियरर टू प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के करीब है लेकिन फार फ्रॉम मशीन, मशीन से दूर है। मशीन का मतलब आपके सीपीयू से दूर है, ठीक है।
We could not directly interact with microprocessor and memory. हम जिसे मैंने पहले बताया कि माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू से और रैम से आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते। आपने ऐसा कोई भी कोड नहीं लिखा होगा सी शार्प पे, जावा पे, कि आपने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या रैम पे जाके कोई काम करवाना है, तो वो काम आपने अभी तक नहीं किया होगा सी प्लस प्लस जावा पे, ठीक है। तो ये काम आप करोगे, डायरेक्टली ये काम करोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ इंटरेक्ट करोगे, कोडिंग के अंदर ये काम होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, इनकी अपनी लिमिटेशंस है टू एक्सेस कंप्यूटर हार्डवेयर। हाई लेवल लैंग्वेजेस को सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प, पाइथन, इनके जरिए से भी आप हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस कर लोगे, लेकिन इतना आसान नहीं है और इनकी अपनी लिमिटेशंस है, क्योंकि जाहिर है ये इसलिए डिजाइन नहीं की गई। ये डिजाइन तो की गई है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोग्रामर इसको आराम से कर ले, मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन नहीं किया गया। सी प्लस प्लस फिर भी बेहतर है, सी प्लस प्लस में असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन जावा सी शार्प में तो है ही नहीं। सी प्लस प्लस में फिर भी है, इस पे इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स हैं सी प्लस प्लस में। तो बहरहाल ये, लेकिन बेसिकली ये डिजाइन की गई है यूजर को, प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसलिए जो है ये हार्डवेयर के अंदर जो है ना उसको मैनेज करने के लिए इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर हार्डवेयर लेवल पे काम करना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज पे काम करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी कि असेंबली लैंग्वेज हम क्यों यूज करें जबकि सारी लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? जितनी डिस्कशन हुई है आगे चलने वाले हैं, अभी तो कोई जितनी डिस्कशन हुई है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, बता रहे ये रहे कि अनदर यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज इन टाइम क्रिटिकल सिस्टम। टाइम क्रिटिकल सिस्टम जिसको हम रियल टाइम सिस्टम भी कहते हैं। रियल टाइम सिस्टम्स का आइडिया है आपको? व्हाट आर रियल टाइम सिस्टम्स? रियल टाइम सिस्टम्स किसे कहते हैं? कोई नाम सुना है? रियल टाइम सिस्टम्स। देखो, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विद इन द टाइम रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। अगर टाइम के अंदर रिस्पॉन्स आ गया तब तो फायदा है, अगर टाइम के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर टाइम बहुत मैटर करता है। जिसे यहाँ लिखा है रियल टाइम सिस्टम्स हैव टाइम बाउंड। टाइम बड़ा मैटर करता है, टाइम की लिमिटेशन होती है। टाइम बाउंड रेस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि रेस्पॉन्स इतनी देर में, एक आपने कोई चीज इवेंट हुआ, आपने कहा कि भाई 1 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स आ जाए। अब 1 सेकंड के अंदर अगर उसका रेस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, 1 सेकंड के बाद रेस्पॉन्स आया तो बेकार है, ठीक है। टाइम के अंदर उसकी एक अपर लिमिट बता दी जाती है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर रेस्पॉन्स आ जाए। अब इसकी एग्जांपल समझो आप, जैसे मिसाइल सिस्टम है। अब मिसाइल सिस्टम के अंदर ना 1 सेकंड भी बहुत देर है, उसके अंदर माइक्रो सेकंड पे, नैनो सेकंड पे काम होता है, ठीक है। तो वो मिली सेकंड पे, माइक्रो सेकंड पे, अब वो 100 सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड का 1000वां हिस्सा, वो भी मैटर करता है। तो उसके अंदर रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे कहीं पर मिसाइल फायर किया जाता है तो वो अगर 1 सेकंड का, 1 मिली सेकंड का भी फर्क होता है ना, तो मिसाइल कहीं का कहीं हिट हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो, ये या सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पर 1 सेकंड भी काफी ताखीर है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम रियल टाइम सिस्टम। ये आपने देखा होगा कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, आजकल तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा वेंटिलेटर्स पे जोर है ना, वेंटिलेटर्स। तो ये वेंटिलेटर्स पे जो है ना वो भी टाइम सेटिंग होती है कि जितने अगर ऑक्सीजन कम होती है, मरीज को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस टाइम उसी उतनी ऑक्सीजन रिलीज कर देता है वेंटिलेटर, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि मतलब विद इन द सेकंड्स वो काम करता है। थोड़ा सा ताखीर होगी अगर वो ऑक्सीजन लेट लेट रिलीज करेगा वेंटिलेटर, तब भी जो है वो मरीज को खतरा है जान को। तो वो भी रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम के अंदर टाइम बड़ी अहमियत रखता है। टाइम के बाद जो है वो अगर डेटा आ रहा है तो
उसकी फिर वैल्यू नहीं होती, डिजास्टर भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा और उसकी वैल्यू नहीं होती। ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं हम रियल टाइम सिस्टम्स। तो रियल टाइम सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग भी ना असेंबली लैंग्वेज में होती है। और रियल टाइम सिस्टम जो है उनके अंदर जो है ना वो ये नहीं होता इस तरीके से कि रैम लगाई, उसके ज्यादातर वो रैम और हार्ड डिस्क एक ही जगह पे होती है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप नेट पे जाकर सर्च करो, ये विंडोज वगैरह उसके लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि विंडोज जो है या लिनक्स जो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनका अपना डिले बहुत आता है, विंडोज का अपना डिले बहुत आता है। ठीक है, विंडोज के अंदर बैकग्राउंड में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। विंडोज हैंग भी होती है, तो वो तो 1 सेकंड का थोड़ा सा भी हैंग हो गई, थोड़ा सा भी मसला आया तो वो तो रियल टाइम सिस्टम रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, कंपाइल करते हो आप सी शार्प पे कोड लिखते हो, कंपाइल करते हो, ये टाइम लग रहा है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फौरन काम होना चाहिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होते हैं। नेट पे जाकर सर्च करना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको लिस्ट नजर आएगी जो आपने पहली मर्तबा उन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा जो आपके सामने आएगी लिस्ट। और रियल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं। असेंबली लैंग्वेज पे आप काम कर सकते हो रियल टाइम के ऊपर, और उसके अंदर आप चूंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके काम करते हो तो डिले नहीं आएगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिले नहीं आएगा, क्योंकि आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके वहां पर माइक्रो प्रोसेसर पे काम करोगे तो बहुत फास्ट काम होगा। तो ये चीजें हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये अब आपको अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता ना, हमारे पास प्रोसेसर पे कंट्रोल नहीं होता, रैम पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके पास प्रिसाइज कंट्रोल होता है। प्रोसेसर के ऊपर भी और रैम के ऊपर भी, अंदर का जो हार्डवेयर है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, तो डायरेक्टली आप उनको कमांड करते हो, तो बहुत सारी चीजें बाईपास कर देते हो आप। तो इससे आपका प्रोग्राम बहुत फास्ट हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इतना फास्ट नहीं होता जितना असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम फास्ट होता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बीच में कोई लेयर नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से एक लेयर तो है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा भी, हम आगे चलते हैं। लेकिन अब आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाई वी यूज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और इसकी अहमियत क्या है, वो अब आपको इसका इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। और इससे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी, आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है, प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चीजों को बारीकी में समझना शुरू हो जाओगे। फाइन ग्रेन का मतलब यहाँ पर ये कि जो बारीकियां है बैकग्राउंड के अंदर वो अभी आपके सामने नहीं है, वो सब सामने आ जाएगी तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाएगी। जो अच्छा, माइक्रो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई चीज अज्यूम नहीं की जाती, लिखा हुआ ना, ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ असेंबली लैंग्वेज हैज अ मीनिंग, नथिंग इज प्रिज्यूम्ड। तो सी शार्प में आप कोड करते हो, आप कहते हो भाई इसको पता होगा, आपने लिखना शुरू कर दिया। असेंबली लैंग्वेज में ना हर चीज उसको बतानी पड़ती है। ठीक है, इरवाइन की लाइब्रेरी में तो एक तरह से आपको इफ एल्स भी यूज कर लोगे, फाइल का लूप भी से बना बनाया है, लेकिन अगर आप इरवाइन की लाइब्रेरी हटा दो और असेंबली पे डायरेक्ट कोड करो, ठीक है, यानी कि वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि विदाउट इरवाइन की लाइब्रेरी यूज किए बगैर कैसे काम होता है। तो जब इरवाइन की लाइब्रेरी को यूज किए बगैर भी आप काम करोगे ना, फिर आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। वाइल का लूप पहले तो आप वाइल का लूप बनाओगे, क्योंकि वाइल का लूप चलाना है तो वाइल नहीं लिखोगे बल्कि वाइल का लूप खुद बनाओगे। तो फॉर का लूप खुद बनाओगे, इफ एल्स कंडीशन खुद बनाओगे, हर चीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रीज्यूम कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई बनी बनाई चीजें, बनी बनाई इसमें नहीं होती है, बनानी पड़ती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वही। लेकिन अगर आप बनी बनाई रेडीमेड चीजें भी इरवाइन ने बना के रख दी हैं जो ऑथर है बुक के, तो वो भी फीचर हम यूज कर लेंगे ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। अच्छा जी, जस्ट लाइक अ फॉर लूप इन हायर लेवल लैंग्वेज, आप ये बता रहे जैसे हायर लेवल लैंग्वेज में फॉर लूप कैसे काम, आप तो फॉर लूप यूज करते हो सी शार्प वगैरह में, लेकिन फॉर लूप के बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है ये आपको नहीं पता। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये फॉर के लूप की जो चीजें हैं वो खुद ही बतानी पड़ती है। तो बहरहाल ये हम देखेंगे आगे आगे, आपको ये क्लियर हो जाएगी, अपना आप ये सारा कोड खुद ही करोगे। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं, वर्चुअल मशीन क्या होती है। A computer can usually execute programs in its native machine language. ठीक है, तो
ज्यादातर कंप्यूटर जो है अपनी मशीन लैंग्वेज में की चीजें, मशीन लैंग्वेज का आपको आइडिया, मशीन लैंग्वेज का मतलब है वो लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज अलग चीज है, असेंबली लैंग्वेज अलग चीज है, मशीन लैंग्वेज अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है इसमें तो सारा कोड होता है, ठीक है, यानी कि कोडिंग होती है, उस कोडिंग के अंदर जो वो कोड वो होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज वो एक अपर लेयर है, अच्छी मशीन लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज एक अपर लेयर है, असेंबली लैंग्वेज के पीछे असेंबली लैंग्वेज में जो आप काम करते हो वो फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मशीन लैंग्वेज बिल्कुल लोअर लेवल है, इस लेवल पे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस लेवल पे जाके आपको कोड याद रखना पड़ेगा, भाई जो भी काम करना है कोड में करना है, ठीक है। अब कोड आपको कैसे याद रखोगे, कोड तो याद करना आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको यूजर की आसानी के लिए यूजर जो है वो हार्डवेयर पे काम कर सके, असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, तो वो असेंबली लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर कम से कम ऐसी चीजें दी हुई है कि आप उसमें कोड कर सकते हो, ठीक है। वरना मशीन लैंग्वेज में कोड करना ये वो लोग कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज पे कोड जो जिनको सारी कोडिंग पहले से पता हो और पूरा आर्किटेक्चर के अंदर कौन से कोड किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं, आसान नहीं है इस पे। तो इसलिए जो है ना मशीन लैंग्वेज पे काम नहीं किया जाता डायरेक्टली, बल्कि असेंबली लैंग्वेज पे डायरेक्टली काम किया जाता है। अच्छा जी, ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज सिंपल इनफ टू बी एग्जीक्यूट। अब यूँ समझ लो जैसे कि ये मशीन लैंग्वेज है, इसको हम कहेंगे ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली समझ रहा है। तो उस लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज लेवल 0 पे काम कर रही है। लेवल 0 का मतलब है सबसे जो निचला लेवल है जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उसको हम कह रहे हैं लेवल 0। तो लेवल 0 के ऊपर जो है आपकी मशीन लैंग्वेज काम कर रही है। तो प्रोग्रामर जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, जैसा अभी मैंने बताया, प्रोग्रामर के लिए लेवल 0 पे काम करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टाइम होगा उसके लिए इस पे काम करना, इस पे कोड लिखना, क्योंकि इसको कोडिंग आनी चाहिए, हर एक का कोड पता होना चाहिए कि किस काम का क्या कोड है, तो वो तो आसान नहीं होता। तो लेवल 0 पे काम करना तकरीबन प्रोग्रामर के लिए इम्पॉसिबल होता है। तो वो L0 तो उसके लिए बहुत नामुनासिब है प्रोग्रामर के लिए, अगर उसको कोडिंग करनी है, ठीक है ना। तो मशीन लैंग्वेज पे जाके कोड करना ये बहुत मुश्किल है। तो एक नई लैंग्वेज बनाई गई लेवल 1 के लिए। लेवल 1 पे एक और लैंग्वेज बनाई गई जो कि लेवल 0 से ऊपर की लैंग्वेज थी, जो प्रोग्रामर के लिए इसके अंदर प्रोग्राम करना रिलेटिवली ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू लेवल 0 के, ठीक है। लेवल 0 तो मशीन है, एक लेवल 1 लैंग्वेज बनाई गई, इस पर आसानी हो गई। समझो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज हो गई जिसपे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो लेवल 1 पे जो प्रोग्राम लिखा गया वो ज्यादा आसान है बनिस्बत लेवल 0 के। तो लेवल 1 पे कोडर ने लेवल 1 पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यार जाहिर है लेवल 1 के अंदर भी काफी जो है वो टेक्निकल चीजें ऐसी थी जो कि जिसको जो है कैटर करना जरूरी था। जैसे इसके अंदर लेवल 1 पे आप काम करो, लेकिन लेवल 1 का जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, as a level 1 program is running, each of its instruction could be decoded and executed by a program written in L0, ठीक है। यानी कि L0 में जो कुछ L1 पे जो कुछ लिखोगे